नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी की पार्किंग से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक साथ दहलाती भी है और शर्मसार भी करती है। इसी कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉई शाम की शिफ्ट खत्म करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसी कंपनी में काम करने वाला उसका एक कुलीग उसके करीब आता है और अचानक तेज धार हथियार से उस पर हमला कर देता है। जिस वक्त वो हमला कर रहा होता है तब उसी कंपनी के 100 से ज्यादा लोग आसपास मौजूद थे, मगर एक ने भी उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की और आखिर में उस लड़की ने दम तोड़ दिया। ये पुणे के यरवदा इलाके में मौजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी की पार्किंग है। WNS कॉल सेंटर नाम की इस कंपनी में शाम की शिफ्ट खत्म हो चुकी है। कंपनी में काम करने वाले घर जाने के लिए अब पार्किंग का रुख करते हैं। शाम के करीब 6:30 बजे तभी अचानक दर्जनों लोगों की मौजूदगी में इस पार्किंग में जो कुछ होता है वो एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर जाती है। ये देखिए, काले कपड़ों में एक लड़की जमीन पर बैठी है, पास में ही उसका बैग पड़ा है। लड़की के करीब सफेद जूता, जीन्स और टी-शर्ट में एक लड़का टहल रहा है। उसके दोनों हाथ पीछे हैं और हाथों में एक तेज धार चॉपर है। दाईं तरफ अगर गिनती करें तो कंपनी की बस के इर्द गिर्द करीब 16 लोग खड़े हैं, जबकि बाईं तरफ कैमरे में तो 9 लोग हैं, लेकिन कैमरे के बाहर दर्जनों लोग खड़े हैं। इन दर्जनों लोगों के सामने ये लड़का उसी तेज धार चॉपर से लड़की पर वार करता है। लड़की घायल होकर जमीन पर बैठ जाती है। बस वार करने वाली तस्वीर इस कैमरे में नहीं, क्योंकि तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उस वार के बाद की है। लड़की घायल है, खून रिस रहा है और वो जमीन पर बैठ चुकी है। पर वार करने के बावजूद दर्जनों लोगों की मौजूदगी में भी लड़का बिल्कुल नहीं डरता। बड़े इत्मीनान से चौपर लड़की के इर्द गिर्द टहल रहा है। अब लड़की बैठी बैठी किसी से मोबाइल पर बात करती है। अब उनमें कहां से हिम्मत आ जाती है कि सब मिलकर उस लड़के पर टूट पड़ते हैं। लड़के की पिटाई शुरू हो चुकी थी। लड़की अब भी जमीन पर है। इसके बाद लड़के को कुछ लोग पकड़कर कैमरे के फ्रेम से बाहर ले जाते हैं, पर तब तक लड़की दम तोड़ चुकी थी। हमले में उसके हाथ को इंजरीज हुए। अनफॉर्चुनेटली उसका जो आर्टरी है उसको रप्चर होने की वजह से देयर वाज लॉट ऑफ ब्लड लॉस एंड शी लॉस्ट हर लाइफ इन दैट। इस लड़की का नाम शुभदा शाकर कादर था। 28 साल की शुभदा इसी कंपनी में काम करती थी और ये लड़का जिसके हाथ में यह हथियार है, इसका नाम कृष्ण सत्यनारायण कनौजा है। 30 साल के कनौजा की शुभदा से कंपनी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद मंगलवार शाम 6:30 बजे शिफ्ट पूरी कर जैसे ही शुभदा दफ्तर से पार्किंग में पहुंची, कनौजा उसके पीछे आया और उसने उस पर इसी चॉपर से हमला कर दिया। टाइप ऑफ चॉपर जो जनरली यूज होता है बाहर काफी कामों में, तो जो घर में यूज करते हैं उसी टाइप का है। बट या इट वाज अ वेपन और उस वेपन दैट वाज यानी काफी उससे इंजरी हो गई थी उसको। वी आर इंट्रोगेटिंग, तो जो सही रीजन है वो उस तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे। बट इन्वेस्टिगेशन फास्ट हुआ है। इसमें एक्यूज को इमीडिएटली एप्रीहेंड किया गया है और उसके बाद उसको एप्रीहेंड करने के बाद काफी टेक्निकल भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो वी आर प्रोग्रेसिंग एज पर जो भी लीड्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से। जिस वक्त ये वारदात हुई, कैमरे में कितने ही लोग नजर आए। हथियार फेंकने के बाद एक तरह से पूरी भीड़ कैमरे में आ गई थी। मगर अफसोस ये सब सचमुच सिर्फ भीड़ ही थी और तमाशबीन। अगर इनमें से किसी एक ने भी जरा सी हिम्मत दिखाई होती तो क्या पता शुभदा की जान बचाई जा सकती थी। काश कातिल के हथियार फेंकने के बाद जो हिम्मत और हौसला इस भीड़ ने दिखाया, थोड़ी सी बहादुरी
थोड़ी देर पहले दिखा देते तो क्या ही बात थी। जिस येरवडा के जुडिस्डिक्शन में ये सब कुछ मामला हुआ है वहाँ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन प्राइमा फेसी एफआईआर में जो लिखा गया है इसमें एक बात साफ हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस था। पीड़िता ने आरोपी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो ना चुकाने के कारण आरोपी यहाँ तक पहुंचा है। ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। वो पहले कत्ल करता, फिर मरने वाले की पीठ पर धोखेबाज लिखता, इसके बाद उसके दोनों पैर पकड़कर उससे माफी मांगता। अब तक 11 कत्ल की बात वो कबूल कर चुका है, लेकिन इसके आगे की गिनती उसे याद ही नहीं। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि मरने वालों के नाम क्या हैं। पंजाब का ये वो सीरियल किलर है जो रात को सज धज कर औरतों की तरह घूंघट में बाहर निकलता था। अफसोस है जो कितना हम तक धीरा ले गया उसमें थोड़ी लाइट महाराज अपने पछतावा होता कहते भी जाना माड़ी पर न मान तो बाद माफी जरूर मांग रहा था। कितने माफी मंगता जी, कितने माफी मंगता जी? मैंने पैर छूटे मैं माफी मांगता था। दाएं बाएं 5 पुलिस वाले और बीच में वो और उसकी घूरती निगाहें। ग्रे रंग की पैंट, सफेद रंग का कुर्ता, सफेद जैकेट और चेहरे पर ढका सफेद रुमाल। नाम राम स्वरूप, उम्र 33 साल। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें सिर्फ चेहरा है लेकिन रूपरेखा किसी महिला जैसी। ये भी राम स्वरूप है, बस फर्क इतना है कि दिन का राम स्वरूप पुरुष दिखता है और रात का राम स्वरूप महिला दिखती है। यह पंजाब पुलिस की तरफ से जारी वो स्केच है जिसने राम स्वरूप के न सिर्फ इस दोहरी जिंदगी और दोहरे कैरेक्टर का पर्दाफाश किया, बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसके आगे बाकी सीरियल किलर की कहानी तक छोटी हो जाती है। कैमरे पर कबूल करने वाला राम स्वरूप और पुलिस कस्टडी में भी घूरती निगाहों से घूरने वाला राम स्वरूप अब तक 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से ही कबूल कर चुका है, लेकिन फिर इसके आगे वो खुद ही कहता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, बाकी के कत्ल याद नहीं। जोर से बोल यार बड़ा जा। जान मुझ के नहीं मारे। हाँ, क्यों मारे? मैं क्यों मारे, क्यों बंदे? कितने के बंदे मारे हो तक? कितने की वारदात तक? आए यार तुझे याद याद नहीं। तुझे याद है काम क्या करता तू? काम क्या करता? डैडी शादी बाढ़ बूढ़ कटने का काम करता। ये वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है जिसे लाशों की गिनती तो याद नहीं, लेकिन कमाल ये कि हर लाश के साथ ये 2 चीजें करना कभी नहीं भूल। एक, कत्ल करने के बाद मरने वाले की पीठ पर धोखेबाज लिखना, और दूसरा, जिसका भी कत्ल करता उसके दोनों पैर हाथों से पकड़कर उससे माफी मांगना। फिर ऊपर जेड़ा मारा सी बंदा ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? पैसे अच्छा, कादे पैसे लेने थे? खड़े सी गड्डियां स्टार्ट गलत काम किया ਉਹਨੇ। मैं बैठा सी कोने, मैं ਉਹਨੂੰ इशारा किया वो गड्डी मैं पूछा कहता कितना कहता कितना करना कुछ कितने पैसे कितने ले 100 गड्डी खड़ी करा धुंध पई उसी गड्डी काटते पैसे नहीं देते
मैं गड्डी च उतरता नहीं सी, मेरे धक्का मार कढ़दा भी बाहर भी छुटा गड्डी में किसी बारे या फिर मैं मारे स्कूल मारी फिर डाल गया कलर खड़े इतों पाई कहते चल गड्डी बैठ के गल कर मैं 2 बार मैं मेरे पिंडा मारे मैं तो 10 बजे मार गड्डी बैठा मफरल सेफ्टी बनने था मैं वो लाके गले से जी हाँ, इस सीरियल किलर की 2 सबसे अजीब आदत थी। पहली, कत्ल करने के बाद पीठ पर धोखेबाज लिखना, और दूसरी, मरने वाले से माफी मांगना। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करता था, क्यों वो हर एक की पीठ पर धोखेबाज लिखता और क्यों माफी मांगता। तो राम स्वरूप नाम के पंजाब के हाल के वक्त के इस सबसे बड़े सीरियल किलर की पूरी कहानी जानने से पहले 4 महीने पहले हुए कत्ल की कहानी को समझना जरूरी। दरअसल इसी साल 18 अगस्त को कीरतपुर साहिब में गढ़मोड़ा टोल प्लाजा के करीब चाय पानी की दुकान चलाने वाले 37 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। कातिल कत्ल के बाद मकतूल का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। बाद में इसी मोबाइल के सहारे पुलिस एक शख्स तक पहुंचती है। तब पता चलता है कि मोबाइल उसे किसी और शख्स ने बेचा था। उसी शख्स के बताए हुलिये की बिना पर पंजाब पुलिस एक स्केच बनाती है। ये वही स्केच है। नाम राम स्वरूप और हरकतें शैतान से भी बदतर ये कहानी है उस सेक्स वर्कर की जिसने 11 हत्याएं की। और इसकी गुत्थी को कीरतपुर, खासकर कीरतपुर पुलिस स्टेशन, कीरतपुर साहिब पुलिस स्टेशन में जो जतिन कपूर है, इन्होंने इस केस को सुलझाया है सबसे पहले। और तो आपने ट्रेस कैसे किया इसमें? एक तो जी जहाँ पे जो एक तो हमारे यहाँ पे पहले मर्डर हुआ था भरतगढ़ में, उसके बाद सेकंड मर्डर हुआ कीरतपुर में। जब कीरतपुर में मर्डर हुआ तो उसका वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आ गए थे, तो उन्होंने इसको भागते हुए देखा था, प्लस इसका वहाँ पे परना रह गया था संतरी रंग का। तो हमें इस चीज़ का आइडिया लग गया था कि संतरी परना है जो ये यूज़ करता है। उसके बाद हमने जो सारे जहाँ पे पुराने मर्डर्स थे वो सारे एनालाइज किए हमारे एरिया के, स्पेशली जैसे रोपड़ में उसने 3 वारदातों को अंजाम दिया, तो वो एनालाइज किया और बाकी आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में पता किया कि कहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो उनके एनालिसिस पे ये पता लगा कि हो सकता है कोई जैसे कोई हिजड़ा या ट्रांसजेंडर या गे टाइप का कुछ हमें ध्यान में आया। प्लस वो संतरी पन्ने से हमने जो कुछ लोगों ने कुछ उसको नजर देखा था, तो उससे हमने उसका स्केच तैयार करवाया। दरअसल चश्मदीद ने बताया था कि फोन बेचने वाला था तो आदमी, लेकिन साथ श्रृंगार बिल्कुल महिला जैसी कर रखी थी। इसी स्केच के बिना पर आखिरकार पुलिस राम स्वरूप तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को लगा कि उसने एक कत्ल का केस सुलझा लिया, लेकिन फिर जैसे ही राम स्वरूप ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया, पंजाब का सबसे नया सीरियल किलर उनके सामने खड़ा था। जी हमारे 3 मर्डर के जो है केसेस अनआइडेंटिफाइड चले आ रहे थे लगातार, और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ अपनी टीम्स बनाई थी। और मौके से जो है पहले वाले इंसिडेंट पे भी मोबाइल गायब था, दूसरे में भी गायब था, तीसरे में भी मोबाइल गायब था। हमने कुछ दिन पहले इस बंदे को गिरफ्तार किया। उस पर जब हमने इससे पूछगिछ करनी शुरू की तो हमारे 2 केसेस जो और थे उसके बारे में भी इसने रिवील किया, जिसमें 10 मर्डर इसने माने हैं। 11वां भी इसने मर्डर करने की कोशिश की थी, बट वहां पे किसी एक बंदे के आ जाने की वजह से वो बंदा बच गया। अब सवाल यह है कि राम स्वरूप एक सीरियल किलर कैसे बना? रात होते ही वो महिला के भेष में क्यों आ जाता और उसके हाथों मरने वाले लोग कौन थे? तो कहानी कुछ यूं है कि राम स्वरूप समलैंगिक है और इसके साथ साथ एक तरह से सेक्स वर्कर भी। इसीलिए वो अमूमन रात को महिला की तरह श्रृंगार कर बाकायदा घूंघट में चेहरा ढककर सड़क पर ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ता। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब भी ग्राहकों से पैसों को लेकर कोई झगड़ा होता, वो वहीं पर अपने मफलर से गला घोट कर उसकी हत्या कर देता। और पैसों को लेकर ऐसे झगड़े कई बार हुए। राम स्वरूप के मुताबिक वो रात को कत्ल करने नहीं बल्कि पैसे कमाने निकलता था। कई बार वो घूंघट में कार वालों से लिफ्ट लेता, कई बार किसी सुनसान दुकान या जगह पर ग्राहकों के पास जाता। अक्सर पैसे कमाकर वो लौट भी जाता, लेकिन कई बार पैसों के मोल तोल को लेकर ही या फिर वादे के हिसाब से पैसा न देने पर उसे गुस्सा आ जाता और कई बार सामने वाला लड़ पड़ता। जब भी उसका झगड़ा होता वो सामने वाले को मार देता
मारने के लिए हमेशा वो अपने मफलर या आसपास पड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेता। वो कभी अपने साथ हथियार लेकर नहीं चलता था। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਫਲਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ साइड के ले जा। पंजाब पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप के वारदात का तरीका बड़ा सीधा साधा था। चूंकि वो समलैंगिक था, इसीलिए रात को ही शिकार की तलाश में बाहर निकलता। जब भी वो किसी वारदात को अंजाम देता, अमूमन नशे में होता। ये इस तरीके से जो है लड़की की तरीके से चुन्नी लेकर के खड़ा हो जाता था और फिर लोगों को अट्रैक्ट करके उनकी गाड़ी में बैठ जाता था, उनके साथ में चला जाता था। इसकी टाइमिंग भी रहती है सर, रात को कोई डार्क आवर्स होते थे, शाम में 8 बजे के बाद आप कह सकते हैं, और ठंड में तो फिर और जल्दी शाम हो जाती है। तो शाम में जब डार्क आवर्स होते थे तो उस टाइम पे ये बंदों को साथ में लेकर के चला जाता था। आफ्टर सेक्सुअल एक्ट पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर उनके साथ में ये फिर इंसिडेंट करता था। पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप ने पिछले करीब 1.5 साल में रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर इलाके में कुल 11 कत्ल किए। हालांकि पुलिस रामस्वरूप के इकबाल जुर्म के बावजूद इन सभी जगहों पर हुए कत्ल की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल रामस्वरूप के हाथों हुए 6 कत्ल की तस्दीक हो चुकी है, बाकी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस खुद ये कबूल कर रही है कि कत्ल की गिनती ज्यादा भी हो सकती है। वजह यह है कि रामस्वरूप ने अपने हाथों हुए जिन 11 कत्ल की बात कबूल की है, उनमें से भी कई कत्ल की जगह या फिर मरने वाले के बारे में उसे ठीक ठीक कुछ याद ही नहीं। असल में रामस्वरूप को शराब पीने की बुरी लत थी। वो पूरे दिन नशे में रहता। नशे की वजह से ही उसे कुछ याद भी नहीं रहता। वैसे अब तक की तफ्तीश के मुताबिक रामस्वरूप गे जरूर है, लेकिन किन्नर नहीं। पंजाब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर रामस्वरूप सिर्फ गे है और किन्नर नहीं, तो फिर वो महिलाओं की तरह घूंघट डालकर रात को सड़क पर क्यों निकलता था। इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश और पूछताछ में ये सामने आया कि रामस्वरूप को बचपन से लड़कियों के कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक था। घर में माँ बाप से छुपकर वो खुद अपना मेकअप किया करता। वारदात की टीम जब रामस्वरूप के घर पहुंची तो पता चला कि बेशक उसे लड़कियों के कपड़े पहनने के शौक थे, मगर वो एक आम लड़का था। 10वीं तक की पढ़ाई उसने गांव के ही स्कूल में की। रोपड़ के एक गांव का रहने वाला रामस्वरूप 10वीं में फेल भी हो गया था, लेकिन फिर दोबारा इम्तिहान दिया और पास हो गया। 10वीं फेल हो गया था, दूसरी बारी फिर उन्होंने इम्तिहान दिता। अच्छा जी। फिर वो पास हो गया 10वीं पास होके फिर पासपोर्ट असी ਉਹਦਾ ਬਣਾਤਾ। अच्छा जी। पासपोर्ट बनाता, पहला गया दुबई च, उत्थे नहीं ਉਹਦਾ सूट आया, मुड़ के वापस आ गया 15वीं पीने के। होशियारपुर से सुनील कुमार के साथ अमन भारद्वाज, रोपड़। आज रामस्वरूप नौकरी के लिए दुबई गया था। तब तक उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, मगर दुबई में उसे कुछ गे मिलते हैं और इसी के बाद वो खुद एक गे क्लब ज्वाइन कर लेता है। बाद में वो दुबई से पंजाब लौट आता है। अब रामस्वरूप की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। रामस्वरूप दुबई में कुछ वक्त तक रहा, लेकिन फिर मन नहीं लगा तो लौट आया। वो दुबई ही था जहां जाने के बाद रामस्वरूप पहली बार गे बना। बाद में घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके 3 बच्चे भी हुए, जिनमें 2 बेटियां हैं। शादी के बाद नौकरी के लिए रामस्वरूप कतर चला गया। कतर में वो 5 साल रहा। इस दौरान उसने जो पैसे कमाए उससे गांव में घर बनाया, रिश्तेदारों के कर्ज उतारे और फिर वापस पंजाब आ गया। कतर से आने के बाद से ही रामस्वरूप की जिंदगी बदल गई। काम धंधा छोड़ अब वो दिन भर शराब पीने लगा। इसे लेकर उसका माँ बाप और पत्नी से झगड़ा भी होता, यहाँ तक कि एक बार उसके पिता उसे बेदखल करने का फैसला तक कर चुके थे। ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਗਏ थे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਟੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਲ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ।
हालांकि परिवार ने उसे बेदखल तो नहीं किया, लेकिन करीब 2 साल पहले उसे घर से लगभग बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद ही रामस्वरूप एक समलैंगिक के तौर पर सेक्स वर्कर बन गया और इसके बाद पिछले 1.5 साल से उसका खूनी खेल शुरू हो गया। होशियारपुर से सुनील कुमार के साथ अमन भारद्वाज, रोपड़, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर